Hello everyone, my name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Guys, आज की lecture में we are going to discuss about the green growth which was put forward in the Union Budget 2023-24. What is green growth and what is the reason behind one of the saptarishis जो government ने put forward किए हैं as green growth. So guys, before getting on to the green growth, we need to understand about certain things. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन ग्रोथ का मतलब हो गया कि डेवलपमेंट तो होगा बट इट हैज टू बी सस्टेनेबल, मतलब इंडिया इज मूविंग टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दैट ग्रोथ इज कॉल्ड एज योर ग्रीन ग्रोथ, राइट. अब ग्रीन ग्रोथ के चलते जो इंडिया है उसने डिफरेंट स्कीम्स जो है वो पुट फॉरवर्ड की हैं. देयर आर 5 स्कीम्स जो इंडिया ने अंडर द ग्रीन ग्रोथ जो है वो पुट फॉरवर्ड की है. बट बिफोर गेटिंग ऑन टू दो स्कीम्स, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, लेट्स जस्ट गो बैक टू अ लिटिल बैकग्राउंड. अब जब COP26 हुआ था एट ग्लासगो यूके, उस टाइम पे इंडिया ने अपने पंच अमृत पुट फॉरवर्ड किए थे. पंच अमृत का मतलब हो गया the 5 goals which India is going to achieve, right? जिसमें से obviously 5 थे, जिसमें सबसे पहला आ गया आपका कि इंडिया ने कहा था कि वो 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से डिराइव करेगा बाय 2030, राइट. इसके अलावा इंडिया ने बोला था कि हम एडिशन 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन का रिडक्शन करेंगे, राइट. इसके अलावा 2030 तक इंडिया जो है वो 50% ऑफ द एनर्जी जो डिराइव कर रही है वो करेगी फ्रॉम द रेन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है. तभी इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर आया है, राइट. सो ये क्यों लेकर आया? क्योंकि इंडिया ने अपने गोल्स जो है वो पुट फॉरवर्ड किए हैं. इसके अलावा इंडिया ने बोला है कि वो अपना कार्बन एमिशन पर जीडीपी ग्रोथ, मतलब जीडीपी बढ़ाने के लिए, एक यूनिट जीडीपी बढ़ाने के लिए जो कार्बन एमिशन होता है उसको वो रिड्यूस करेगा टू 45%, मतलब वो 45% तक जो है वो अपना कार्बन एमिशन पर जीडीपी लेके आएगा बाय 2030, राइट. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचामृत्स, व्हाई? क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई कमिटमेंट दी है. इससे पहले भी इंडिया जो है वो आपका प्रो एनवायरनमेंट रहा है, बट फर्स्ट टाइम इंडिया ने जो है वो एक्सप्लिसिटली बोला है कि वो 2070 तक नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव करेगा. सो नेट जीरो एमिशन फॉर इंडिया इज 2070, राइट. डिफरेंट है. 2050 है फॉर यूरोपियन यूनियन, 2060 है फॉर चाइना एंड 2070 इज फॉर इंडिया, राइट. अब इन चीजों को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने अपने यूनियन बजट 2023-24 में पुट फॉरवर्ड किए हैं the Saptarishis. Saptarishis are India's 7 priorities जिसके ऊपर इंडिया फोकस करेगा in the Amrit काल. So what is the Amrit काल? India has already completed 75 years of independence. जो आगे के 25 साल हैं that is India's Amrit काल, जिसमें इंडिया फोकस करेगा inclusive development के ऊपर, reaching the last mile, youth power, financial sector, infrastructure and investment, unleashing the potential and the very important that is the green growth, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. फाइन. इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस ग्रीन ग्रोथ, इंडिया ने जो है वो 5 जो है वो आपके स्कीम्स जो है वो लेकर आया है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है आपका पीएम प्रणाम स्कीम विच इज रिड्यूसिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स. इसके अलावा द पीएम प्रणाम विच इज केमिकल फर्टिलाइजर्स के रिडक्शन के लिए. नंबर 2 इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे. नंबर 3 इज द गोबर्धन स्कीम. हाउएवर ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये पुरानी ही स्कीम है जिसमें अब और ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट होगा और इंडिया ने कुछ और प्रोमिसेस किए हैं. इसके अलावा इंडिया लेकर आया है अमृत धरोहर एंड द मिष्टी स्कीम. सो आपको पेपर में पूछ सकते हैं दैट अमृत धरोहर किस चीज के लिए है, राइट. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के स्टेट लेवल एग्जाम्स के कि स्कीम का नाम देकर पूछते हैं कि बताओ कौन किस चीज के साथ ये रिलेटेड है. एंड ऑफ कोर्स योर मिष्टी स्कीम. सो लेट्स
understand one by one. Now these are the Saptarishis which are put forward by Srimati Nirmala Sitharaman, who is our finance minister. उन्होंने Saptarishis जो है वो put forward किए हैं. Now what is green growth? Green growth हो गया वही जो पंच अमृत पुट फॉरवर्ड किए थे, उन चीजों को एक्चुअली में फंक्शन में लाने के लिए, उन चीजों को अचीव करने के लिए ग्रीन ग्रोथ जो है वो आया गया है. और जब इंडिया ने पंच अमृत को पुट फॉरवर्ड किया था एट COP26 एट ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, उस टाइम पे इंडिया ने एक और अपना विजन बताया था कि व्हाट इज इंडिया गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स. इंडिया इज गोइंग टू अडॉप्ट लाइफ. So what is life? Life means lifestyle for environment, meaning that environment का जो भी degradation हमने करना था हम कर चुके हैं. Now it is time to be resilient. So now we have to adapt such a lifestyle. उस lifestyle को adopt करना है हमको जिसकी वजह से हम लोग resilient हो सके, और ऐसा lifestyle which is pro environment, right? ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी गोवर्धन स्कीम के बारे में. व्हाट इज द कंटेक्स्ट? द कंटेक्स्ट इज कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 500 नए प्लांट्स बनेंगे अंडर द गोवर्धन स्कीम. और ये किस चीज को शो करता है? ये शो करता है वेस्ट टू वेल्थ, कि किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को यूज कर कर एनर्जी जो है उसको बनाया जाएगा, राइट? सो क्या अनाउंसमेंट हुई है? 500 न्यू गोवर्धन प्लांट्स जो है वो बनाया जाएगा, विच इज एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट टू वेल्थ. इसके अलावा आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग इज वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्ट टू वेल्थ. Right now, what does Govardhan stands for? It stands for galvanizing organic bio-agro resources dhan. And what is it going to promote? It is going to promote circular economy. What is circular economy? Reduce, reuse, recycle. राइट, दैट इज योर सर्कुलर इकोनॉमी, कि वेस्ट को डिस्कार्ड मत कर दो, वेस्ट को वापस से यूज में लाओ. दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर इकोनॉमी. अब ये जो 500 नए प्लांट्स बनेंगे उसमें से जो 200 प्लांट्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस, राइट? कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होती है? जब बायोगैस का प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे इंटेंस प्रेशर के चलते ये अपने आप को कंप्रेस्ड बायोगैस में बदल देती है, दैट इज योर CBG. और इसके अलावा 75 प्लांट्स जो है वो अर्बन एरियाज में बनेंगे और 300 कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स बनेंगे विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़, राइट? नाउ जब हमने स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू कि गोवर्धन स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, ये बेसिकली 2018 में आई थी, राइट? सो 2018 में अंडर द स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, उसके अंडर जो है ये गोवर्धन स्कीम आया था, राइट? और इससे क्या होगा? इससे एक तो ग्रीन ग्रोथ प्रमोट होगा, वेस्ट टू वेल्थ की तरफ जाएंगे, रिडक्शन होगा इन कार्बन एमिशन, और इसी के साथ आपका एक इनकम जनरेशन होगा फॉर द रूरल पीपल, राइट? नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द गोवर्धन स्कीम इज कि पूछा जाता है कि ये वाला स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है. सो याद रखना, दिस स्कीम डज नॉट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट? सो ये जल शक्ति की मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड सैनिटेशन, उसके अंडर आता है आपका गोवर्धन स्कीम. फाइन. All right. Next up we have is the Mishti scheme. Very importantly, Mishti scheme किस चीज के ऊपर है? Mishti scheme is for the mangroves. Now mangroves क्या है? Mangroves are your ecotones, right? Ecotone का मतलब हो गया यहाँ पर variety of species जो है इन जगहों पर होती है, और इसके अलावा ये एक तरीके का ट्रांजिशन जोन है, राइट? इकोटोन में वैरायटी होती है बायोडाइवर्सिटी की, इसीलिए मैनग्रोव्स को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स है. सो लॉट ऑफ कार्बन जो है वो ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही में जो अभी सर्वाइविंग मैनग्रोव्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कार्बन स्टोर्ड भी है. तो अगर मैनग्रोव्स को बचाया नहीं जाएगा, दिस कार्बन इज गोइंग टू emit, और कार्बन एमिशन अगर ज्यादा होगा, सो हाउ इज इंडिया गोइंग टू अचीव ऑल द पंचामृत्स जो इंडिया बोलकर आया है एट COP26, राइट? नाउ first let's just understand or know about the full form. Mishti scheme stands for mangrove, it stands for, okay, so
ये आपका बेसिकली क्या है, इट इज मैनग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम। सो ये इनकम जनरेशन का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि लोकल कम्युनिटीज जो हैं, जो मैनग्रोव प्लांटेशंस के आगे पीछे रहते हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑन मैनग्रोव्स फॉर फूड, फॉडर, वुड, मेडिसिनल वैल्यूज, बहुत सारा जो है मैनग्रोव के ऊपर डिपेंडेंस है। इसलिए उसी चीज को प्रमोट करने के लिए मिष्टी स्कीम लाया गया है। राइट नाउ सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज दे एक्ट एज इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स। इनके अलावा, इसके अलावा ये वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर को भी कैप्चर करते हैं, तभी ये कार्बन सिंक भी हैं एंड कार्बन स्टॉक्स भी हैं। इसके अलावा देयर प्रेजर्वेशन कैन बोथ एक्ट रिमूवल ऑफ कार्बन, नंबर 1 पॉइंट, और इसी के साथ जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर इनका डिस्ट्रक्शन होगा तो ये रिलीज भी हो जाएगा। राइट इसीलिए जो है आपका मिष्टी स्कीम लाया गया है। नेक्स्ट अप वी हैव इज द पीएम प्रणाम स्कीम। सबसे पहले तो पीएम प्रणाम स्कीम स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमुलेशन ऑफ द मदर अर्थ। और ये किस चीज के साथ रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फॉर द रिडक्शन और प्रमोटिंग एक ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन रिड्यूस। इसीलिए लाया गया है आपका पीएम प्रणाम स्कीम। फाइन, अब ये बेसिकली क्या करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो सब्सिडी वगैरह दिया जाता है, सब्सिडी, उसको भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, सो एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, और साथ ही साथ अगर सब्सिडी के ऊपर गवर्नमेंट का भार कम होगा तो उससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। सो दिस विल हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ सब्सिडी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एज वेल। अब सोचने में लगता है कि कैसे होगा, ये इसीलिए होगा क्योंकि जो देखो, इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं आया है पीएम प्रणाम स्कीम के लिए। पीएम प्रणाम स्कीम के लिए जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो सब्सिडी होता है ना, उसका जो बैलेंस है, बैलेंस मतलब जो पीछे बच गया, राइट, जो भी पैसा इसमें गया होगा, जो पीछे बच गया है, वही पैसा होगा जो पीएम प्रणाम स्कीम के लिए जाएगा। और बेसिकली ये है क्या, इट इज बेसिकली रिवॉर्ड्स टू गुड इनिशिएटिव, मतलब जो अच्छा काम करेगा उसको इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और इसमें सेंटर एंड स्टेट बोथ का कोलैबोरेशन के साथ जो है ये पीएम प्रणाम स्कीम इज गोइंग टू वर्क। Fine. Next up we have is Amrit Dharohar. Just like the mangroves which are ecotones, Amrit Dharohar भी आपके ecotones के लिए आई है. That is your wetlands. तो अमृत धरोहर किस चीज के लिए है? ये बात करती है कि हमको एक कोलैबोरेशन चाहिए. कोलैबोरेशन मतलब साथ चाहिए. किसका साथ चाहिए? लोकल कम्युनिटीज का साथ चाहिए, ताकि हम वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकें. वेटलैंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. जस्ट लाइक मैनग्रोव्स, ये भी इमेंस कार्बन सिंक्स हैं. अगर हम इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वेटलैंड्स की वन ऑफ द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहती है, राइट. इसके अलावा वेटलैंड्स के ऊपर नंबर ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जो है आते हैं, यहाँ पे ब्रीडिंग करके जाते हैं, राइट. तो इसीलिए वेटलैंड्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज फॉर द इन्वायरमेंट. नाउ ये जो स्कीम है वेरी इंपॉर्टेंटली ये अगले 3 सालों में जो है ये इंप्लीमेंट होगा, और ये इनकरेज करेगा ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड ऑफ कोर्स इन अ सस्टेनेबल मैनर. ठीक है, ताकि बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक्स, इको टूरिज्म, अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम जनरेशन को भी प्रमोट कर सके. Right? What is the importance of wetlands? Like I said, wetlands are ecotones, therefore they have a unique and rare biodiversity जो इनके ऊपर survive करती है, right? इसके अलावा ये ecological biodiversity को maintain करने का भी काम करता है, local livelihood को promote करता है, like food, fodder. इसके अलावा आपके medicinal values हो गए, आपके wood हो गए, उन सब चीजों को भी ये fulfill करता है. And just like mangroves, these are also carbon stocks, so they have huge amount of carbon stored in them. और जैसे जैसे wetlands जो है वो vanish होते जाएंगे, this carbon is going to release. Fine.
इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली एक प्रोग्राम आया है कॉल्ड एज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? बेसिकली ये लाया गया है ताकि इंसेंटिवाइज कर सके, रिवॉर्ड्स दे सके फॉर सस्टेनेबल एक्शंस. अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम समझने से पहले वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, राइट? बेसिकली ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आया है, ये आया है ग्रीन वॉशिंग को खत्म करने के लिए. ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? आपने बड़ी बारी सुना होगा, जैसे कि क्या होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो बोलती है कि हम लोग जो है ये चीज कोई भी अपना प्रोडक्ट लेके आती है, राइट? और बोला जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, right, in order to make a good reputation in the market और customers को attract करने के लिए. But in reality they are not they are not environment friendly. उसको बोला जाता है green washing. So green washing क्या होता है? green washing हो गया, कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, बोला कि भाई this is environmental friendly, but in reality it is not. ठीक है? सो ग्रीन वॉशिंग को खत्म करने के लिए आया है आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. इसके अलावा जस्ट लाइक ग्रीन वॉशिंग एक चीज होता है कॉल्ड एज ब्लू वॉशिंग. व्हाट इज ब्लू वॉशिंग? ब्लू वॉशिंग होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बड़ी बारी सुनते हो कि हम लोग ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं और इसका कुछ हिस्सा जाएगा इस काम के लिए, राइट, विच इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सोसाइटी के लिए फ्रेंडली, राइट, बट इन रियलिटी वो हो नहीं रहा होता है, उसको बोला जाता है ब्लू वॉशिंग. फाइन. सो ग्रीन वॉशिंग, ब्लू वॉशिंग जैसी करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आया है आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसमें बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच लेकर आए हैं, जिसमें वो कंपनीज विच आर डूइंग वर्क टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, उनको ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, राइट? जितना कार्बन को वो रिड्यूस करेंगे उतना उनको जो है वो ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली मार्केट में एक वैल्यू जो है वो बनेगा, राइट? सो दिस इज योर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. एंड व्हाट आर द 8 सिलेक्टेड एक्टिविटीज जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे? दैट इज आप ट्री प्लांटेशन करें, राइट? बहुत बारी हम सुनते हैं ना कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम पेड़ भी लगाते हैं, राइट? सो वही है ये, ठीक है? सो ट्री प्लांटेशन. इसके अलावा अगर आप देखो, ट्री प्लांटेशन होगा मतलब किसकी बात हो रही है? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है. एंड वन ऑफ द सप्तऋषिज इज इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है? नेक्स्ट इज वाटर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट, मतलब ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहे हैं. इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, मैनग्रोव कंजर्वेशन. देखो इसको खुद जानबूझ के लाया गया है. क्यों? क्योंकि इससे मिष्टी स्कीम भी प्रमोट होगी, ठीक है? मैनग्रोव कंजर्वेशन. इसके अलावा इको मार्क बेस्ड ग्रीन क्रेडिट्स, वही जो हम सर्टिफिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. इसके अलावा सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई कंपनी इनमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, इनका प्रमोशन करती है, सो इससे क्या होगा? इससे उनको ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाएंगे, राइट? So thank you guys. I hope I was helpful to you to understand what is Saptarishis, what are the Panchamrits, and what is green growth for India. My question to you is, जो आप मुझे आंसर करेंगे in the comment section, कि अभी 2023 के तक कितने वेटलैंड्स जो है वो इंडिया में है? So how many are the wetlands in India, obviously which are under Ramsar? ठीक है? So thank you guys and have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.